गुड मॉर्निंग एवरीवन। टूल्स, यस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। कल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। उसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस का कुछ बेसिक डिस्कशन हमने किया था। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा जाए तो जो अकाउंटिंग है उसका एक ब्रांच है। आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये पढ़ा होगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट मींस ये जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। इट इज कंसर्न विद मैनेजरियल एस्पेक्ट। जो मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करोगे वो बेसिक इनपुट होगा किसके लिए? कॉस्टिंग के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंशियल एनालिसिस उसका सिंपल मीनिंग क्या होगा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिशनली सिर्फ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता था। अब आज की जो रिसेंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। उसके अलावा नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होता है, वो हम अकाउंट्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का एक मीनिंग समझाया था, वो आज हम नोटबुक के अंदर लिखेंगे और जो हमारा टॉपिक है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए, एनालिसिस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एनालिसिस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या होगा? एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर से एंटिटी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड फाइनेंशियल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना। ठीक है। नोटबुक ओपन कीजिए और उसके अंदर लिखिए। और ये मैंने कल आपको समझाया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें मेरा जो पोर्शन है उसका नोटबुक आप सेपरेट रखिएगा। ठीक है। लिवरेज का अगर आपने नोटबुक बनाया है तो वो धवल सर के लिए सेपरेट रखिएगा। ठीक है। चलिए लिखिए। टॉपिक का नाम एनालिसिस ऑफ यस टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। टॉपिक का नाम यस लिखिए उसमें। एनालिसिस यस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रैकेट में लिखिए दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस ब्रैकेट ओवर means identification of the financial strength। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव साइड। ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द फाइनेंशियल वीकनेसेस ऑफ एन एंटिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल एनालिसिस का सिंपल मीनिंग होता है। कोई भी एंटिटी या तो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर से उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, उसका आपको ये मीनिंग प्रॉपर्ली समझ लेना है। आगे लिखिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉमा different tools, different
tools have been developed DEVLOPED developed for making the financial analysis of an entity such as अब उसके अंदर वन करके लिखे फाइनेंशियल रेशियोज ब्रैकेट में लिखे रेशियो एनालिसिस, उसके बाद सेकंड लिखिए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड थर्ड लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे और भी टूल्स है बट आपके सिलेबस के अंदर ये तीन टूल्स को कवर किया गया है, रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें जो प्रैक्टिकली यूज होता है आज की डेट में वो क्या होता है, सिर्फ रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एनालिसिस के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ही यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ओरिजिनली शुरुआत फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से ही हुआ था बट अल्टीमेटली उसको रिप्लेस कर दिया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आपने ग्रुप 1 के अंदर पढ़ा होगा 1 से 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो नॉर्मल एंटिटीज के लिए बनाए गए हैं, और एक कैटेगरी भी है जिसको इंडेस बोला जाता है, दैट मींस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो सेपरेट है, दे आर इन लाइन विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वो सब एट प्रेजेंट डिस्कस नहीं करते, वो अकाउंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको हिस्ट्री समझा रहा हूं। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हुआ करता था जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, उसको 99-2000 के अंदर रिप्लेस कर दिया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बन गया है। तो पहले फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता था बट जो 99-2000 के अंदर अमेंडमेंट आया उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट ही कंटिन्यू किया जाता है। बट हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, प्रोफेशनल्स है, तो हमारे लिए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है वो भी किस तरीके से बनाया जाता था, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए सिलेबस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अगेन मैंने कल आपको एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ही लर्न करेंगे, अकाउंट्स के अंदर भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी, दोनों में कॉमन टॉपिक है। पास्ट में एफएम के अंदर पूछा नहीं गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंट्स के अंदर पूछा गया है बट ऐसा नहीं है कि वो पूछेंगे नहीं। ठीक है, दोनों में है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखना एक बार है बट एग्जाम के लिए, दोनों पेपर के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आना ही चाहिए। थोड़ा टेक्निकल है बट उसकी जो टेक्निक्स है उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगा ही, इसमें इनकम स्टेटमेंट भी आएगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट मींस बैलेंस शीट भी आएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा। ठीक है, चलिए पैराग्राफ करके लिखिए, लेट अस डिस्कस ईच इन डिटेल। Let us discuss each in detail। बराबर है। अब फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, लिखिए रेशियो एनालिसिस, फर्स्ट पार्ट रेशियो एनालिसिस। बच्चों रेशियो एक मैथमेटिकल टर्म है, ओरिजिनली रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कहां पे अप्लाई होता था, मैथमेटिक्स में अप्लाई होता था, बट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रेशियो को अप्लाई करते हैं।
इसलिए हम सिर्फ रेशियो एनालिसिस नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज। आपने पास्ट में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स रेशियो को अप्लाई किया होगा। जैसे कि आप 10th के अंदर थे, या तो 12th के अंदर थे, या तो ग्रेजुएशन के अंदर थे, आपकी जो मार्कशीट आती थी उसमें जो परसेंटेज आते थे वो एक्चुअली क्या था, रेशियो था। आप शॉपिंग करने के लिए जाते थे और वहां पे सब जगह पे बोर्ड लगे हुए होते थे, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, वो एक्चुअली क्या था, रेशियो, एक प्रपोर्शन है। रेशियो को हम रिलेटिव टर्म कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि उसको कोई वेरिएबल के अगेंस्ट में एक्सप्रेस किया गया है। 20% डिस्काउंट, उसका मीनिंग क्या होगा, अगर 1000 का शॉपिंग करोगे तो उसका 20% 200 का डिस्काउंट आएगा। 5000 का अगर आप शॉपिंग करोगे तो उसका 20% कितना आएगा, 1000, ठीक है। तो रेशियो को रिलेटिव मेजर बोला जाता है, उसको कोई वेरिएबल के अगेंस्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। सेकंड आता है एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब क्या होगा कि वो इटसेल्फ क्लियर है। जैसे कि 5000 से ज्यादा आप शॉपिंग करेंगे तो 500 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो वो 500 रुपीज क्लियर हो गए। अब 5000 से ज्यादा का आप शॉपिंग करोगे, दैट मीन्स 5100 का किया तो भी 500 रुपया, 6000 का किया तो भी 500 रुपया, 10,000 का किया तो भी 500 रुपया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव मेजर एंड एब्सोल्यूट मेजर, ऐसे दो मेजर होते हैं, उसमें से रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजर कहते हैं। रेशियो कंप्यूट करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, एक न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में। बट फाइनेंशियल रेशियोज के लिए एक क्लैरिफिकेशन आप हमेशा याद रखिएगा, रेशियो कैन गिव मीनिंगफुल एनालिसिस। रेशियो कैन गिव मीनिंगफुल एनालिसिस ओनली व्हेन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। अगर दो वेरिएबल है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो आपका रेशियो है वो मीनिंगफुल एनालिसिस करेगा। अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो जो रेशियो आपने कंप्यूट किया हुआ है वो मीनिंगफुल एनालिसिस या तो एनालिसिस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए अब मान लीजिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, 20 लाख, और नेट सेल्स आपका मान लीजिएगा कि सपोज है 1 करोड़। आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 जरूर करेंगे, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है ये। यस, तो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। तो यहां पे आप देखिए, न्यूमरेटर के अंदर आपने 20 लाख लिया, डिनोमिनेटर में आपने 1 करोड़ लिया, तो 20% आपका रेशियो कंप्यूट हो गया। अब सपोज आप ध्यान से समझिएगा कि यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या ग्रॉस प्रॉफिट का कोई कनेक्शन है नेट सेल्स के साथ, यस और नो? यस, डेफिनेटली, ठीक है। आप जो सेल्स है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। दैट मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अकाउंट्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे तो आपको सीधा क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो नेट सेल्स का कनेक्शन है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, ग्रॉस प्रॉफिट का कनेक्शन है नेट सेल्स के साथ। जनरली ये रेशियो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, 80% होगा, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम उसमें माइनर चेंजेस आ सकता है, ठीक है, बट रेंज 20% के आसपास रहेगा, किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं और दो फिगर लेता हूं। सपोज यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं, बैड डेट्स अपॉन परचेसेस, सपोज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मान लीजिएगा कि बैड डेट सपोज 1 लाख है और यहां पे जो परचेसेस है वो 50 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय मैं 100 करूंगा तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 2%। ये रेशियो तो कंप्यूट हो जाएगा। देखो, रेशियो कंप्यूट करने के लिए क्या चाहिए, एक फिगर न्यूमरेटर में चाहिए, दूसरा फिगर डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। तो आपका रेशियो कंप्यूट हो जाएगा। बट क्या ये रेशियो हमारे एनालिसिस के लिए हेल्प करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बैड डेट्स का परचेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है।
ठीक है। बैड डेट्स किस में से अराइज होता है? क्रेडिट सेल्स में से अराइज होता है। तो बैड डेट्स का परचेज के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये रेशियो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक है। अगेन कुछ एसेट्स ऐसी होती है, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए क्या होगा? उसका टेंजिबल एसेट्स का इंपॉर्टेंस है। ठीक है। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दैट मींस जिस जगह पे वो प्लांट सिचुएटेड है, ठीक है, वो लैंड, वहां पे जो बिल्डिंग सिचुएटेड है वो बिल्डिंग, वहां पे जो प्लांट एंड मशीनरी यूटिलाइज की जाती है वो, अगेन प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फोकस करेंगे या तो उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसकी इंडस्ट्री के अंदर टेंजिबल एसेट्स का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। बट आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर टेंजिबल एसेट्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। ठीक है। सपोज आप ऐसा समझिएगा कि आप सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जरूरी है, और सेकंड क्या जरूरी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, तो आप एक पॉइंट नोटिस करोगे कि सर्टन इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी है जिसका वर्थ टेंजिबल एसेट्स से ज्यादा है। आप अगर वैल्यूएबल ब्रांड्स कंसीडर करेंगे, सपोज सोनी को आप कंसीडर कीजिए, कोका कोला को आप कंसीडर कीजिए, अगर आज की तारीख में सोनी अपना बिजनेस सेल आउट करता है तो उसकी टेंजिबल एसेट से ज्यादा उसके ब्रांड का रियलाइजेशन उसको मिलेगा। वो बैलेंस शीट में भी नहीं, सोनी ने नो डाउट, ठीक है, एक प्रोसीजर के थ्रू ब्रांड का वैल्यूएशन किया था, उसको इंक्लूड किया था, ठीक है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो सेल्फ जनरेटेड एसेट होता है उसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसने एक अच्छा रास्ता निकाला था ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है, बट सेल्फ जनरेटेड एसेट है वो कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। सेल्फ जनरेटेड एसेट का मतलब क्या हो सकता है? ब्रांड है, गुडविल है, उसको आप सेल्फ जनरेटेड एसेट कंसीडर कर सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम आपका मार्केट में एक रेपुटेशन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है। क्या रेडी है? प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है, यानी जो अदर पर्सन से उनकी प्रोडक्ट की कंपैरिजन में आपको ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी है। तो वो क्या एस्टैब्लिश करता है? आपका ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश करता है, आपका गुडविल एस्टैब्लिश करता है। मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि आज की तारीख में कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिसके मोबाइल फोन्स आप देखोगे तो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। बट वो 108 मेगापिक्सल वाला भी अगर आप फोन देखोगे तो कितने में आपको मिलेगा? 30,000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। बट आप अगर एप्पल को कंसिडर कीजिए तो एप्पल के फोन के अंदर जो 2 कैमरास आता है उसका 24 मेगापिक्सल ही है, और 3 कैमरा है तो उसका 36 मेगापिक्सल है। तो आप सोचिए 108 मेगापिक्सल यानी 3 टाइम्स हायर हो गया, 36 मेगापिक्सल से 3 टाइम्स हायर हो गया। अब आप 3 कैमरा वाला मोबाइल अगर लोगे एप्पल का तो अराउंड डिपेंड करता है कितने जीबी का है, वो 80,000, 90,000, 1,20,000, 1.5 लाख तक जाता है, ठीक है। और जो अदर कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, जो चाइना बेस्ड कंपनीज है, उन लोगों का कितने में आता है? 30,000 के आसपास आता है, ठीक है। तो आप देखिए 30,000 में वो 108 मेगापिक्सल दे रहा है, और वो 1 लाख के अंदर कितना दे रहा है? वो 1 लाख के अंदर जस्ट 36 मेगापिक्सल दे रहा है, ठीक है। बट फिर भी वो उतना प्रीमियम चार्ज करता है और कस्टमर उसे प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी। भले वो 36 मेगापिक्सल लिखता है बट उसका जो कैमरा का क्लैरिटी है, ठीक है, वो बाकी के फोन की कंपैरिजन में अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? ब्रांड वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आज के ऑलमोस्ट हर एक मोबाइल के अंदर सिमिलर है, जैसे कि फेस आईडी है, अदर सिक्योरिटी फीचर्स है, ठीक है, कैमरा क्लैरिटी है, ठीक है, वो सब हर एक के अंदर ऑलमोस्ट क्या होता है? कॉमन होता है। बट फिर भी सैमसंग है, एप्पल है, वो लोग क्या करते हैं? अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज करते हैं। सैमसंग को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो ए वैल्यूएबल ब्रांड्स। सैमसंग का डिफरेंस क्या है एप्पल की कंपैरिजन में? कि वो हर एक रेंज ऑफ कस्टमर के लिए क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है। वो 6,000 और 8,000 का भी मोबाइल बनाता है और 1.5 लाख 2 लाख का भी मोबाइल बनाता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई फर्म का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ठीक है, वो आप देखिए, उसके जो रेवेन्यू है, उसके ऑपरेशन है, उसमें कौन सा एसेट्स है वो हेल्पफुल है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रियल एस्टेट है,
तो रियल एस्टेट में आप देखिए अलकापुरी के अंदर अगर मैं प्रोजेक्ट रखूंगा और अगर वाघोडिया के अंदर प्रोजेक्ट रखूंगा, ठीक है, तो वो दोनों के प्राइस में डिफरेंस होगा। भले मैं 5000 स्क्वायर फुट का प्लॉट साइज रखता हूं, बट दोनों जगह पे प्राइस में डिफरेंस होगा। ठीक है, अलकापुरी में रखता हूं, ठीक है, तो 5000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है तो उसका 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास क्या होगा, प्राइस होगा। बट वाघोडिया में 5000 स्क्वायर फुट का है तो कितना होगा, 80 लाख 1 करोड़ के आसपास होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो सब पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है। ठीक है, लिखिए रेशियो एनालिसिस के अंदर रेशियो is a mathematical term. Ratio is a mathematical term which expresses the relationship between two variables. Full stop. आगे लिखिए रेशियो is a relative measure MEASURE. Ratio is a relative measure of analysis. रिलेटिव का मतलब क्या होगा, कोई वेरिएबल के अगेंस्ट में उसे एक्सप्रेस किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे लिखिए फुल स्टॉप। आगे रेशियो इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर फुल स्टॉप। पैराग्राफ करके लिखिए फाइनेंशियल रेशियोज establishes a relationship between two variables of the financial statements. Between two variables of the financial statements. Full stop. आगे लिखिए कंटिन्यूएशन में फाइनेंशियल ratios can give meaningful analysis only when two variables of the financial statements are related with each other. Yes. लिख लिया इतना। अब बच्चों रेशियो अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेशियो को आप किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? कल हमने डिस्कशन में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि रेशियो कितने तरह का होता है। ठीक है, आपने फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताया था। ठीक है, मैंने बताया था कि 4 अलग अलग तरीके से रेशियो को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है,
एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, एक सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, एक इंपॉर्टेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है, और लास्ट का यूजर के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले रेशियो को कितने फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है। यस। पॉइंट का मतलब क्या होगा? पॉइंट, देखो परसेंटेज और पॉइंट में डिफरेंस नहीं है। 20 मैं 20% बोलूं या 0.2 बोलूं, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। मैं 20% बोलूं या 0.2 बोलूं, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। ठीक है, और कोई फॉर्म? यस यस, ओके, प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेरी गुड, प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता है 1:2, 2:1। ठीक है, वेरी गुड। उसके अलावा चलो, पहला परसेंटेज हो गया, सेकंड प्रोपोर्शन हो गया, उसके बाद थर्ड मल्टीपल्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। समझ में आया? जो टर्नओवर रेशियोस होता है वो टर्नओवर रेशियो किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? मल्टीपल्स में एक्सप्रेस किया जाता है। समझ में आया? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। जो लिक्विडिटी रेशियो है, सर्टेन कैपिटल रेशियोस है, वो प्रोपोर्शन में इशू किया जाता है। दैट मींस 2:1, ठीक है, 1:2। ओके, और कोई फॉर्म बच्चों? सर इतना कुछ दिमाग में है ना सर, आप पूछ लेते हैं ना सर, हमें स्कैन करना पड़ता। यस, टाइम एलिमेंट, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ठीक है, 15 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 3 वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है, तो वो टाइम एलिमेंट में। तो आप रेशियो को ये 4 अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है परसेंटेज, सेकंड है प्रपोर्शन, थर्ड है मल्टीपल्स, एंड फोर्थ है टाइम एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद रेशियो एनालिसिस, दैट मींस फाइनेंशियल रेशियोज का आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो आपको क्या स्टेप्स परफॉर्म करना है? ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे? ठीक है, क्या लगता है आपको? कोई एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको एनालिसिस करना है और उसके लिए आप रेशियोज को अप्लाई करते हैं। बच्चों रेशियो मैंने आपको बताया था, रेशियो भले आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज करते हैं, दैट मींस लर्न करते हैं, बट उसको ऑडिट के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, और ऑडिट के अंदर, सर ऑडिट के अंदर कैसे आप यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एप्लीकेशन आ सकता है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। हम लोग एक होटल के ऑडिट के लिए गए थे और होटल 100 बेड का था, और 100 बेड के होटल के अंदर, ठीक है, उसका ऑन एन एवरेज, ठीक है, जो लाइट बिल था, ठीक है, वो कितना आता था? ऑन एन एवरेज लाइट बिल आता था उसका 60,000 रुपीज। कितना आता था? 60,000 रुपीज आता था। ठीक है, अब उसके बाद उसका लाइट बिल है, ठीक है, वो कितना हो गया? ध्यान से समझिएगा, वो 60,000 जब लाइट बिल आता था, ठीक है, तब उसका रेवेन्यू कितना होता था? 4 से 5 लाख रुपया। 4 से 5 लाख रुपया उसका रेवेन्यू होता था। अब उसका रेवेन्यू हो गया, ठीक है, 4-5 लाख की जगह पे 10 से 12 लाख रुपया, और उसका लाइट बिल कितना था? तो पहले 60,000 आता था, उसका 20,000 रुपया। ठीक है, अब पहले आप ऐसा समझिएगा कि 60% ऑक्यूपेंसी था। पहले ऑक्यूपेंसी कितना था? 60% था। तो 60% का मतलब क्या होता है कि 100 बेड है, ठीक है, तो 100 बेड का 60% यानी कितना होगा? ठीक है, 60 बेड। ठीक है, तो 60% ऑक्यूपेंसी था, और वो टाइम पे उसका 5 लाख के आसपास रेवेन्यू हुआ करता था। अब वो कहता है कि मेरा 10 से 12 लाख हो गया। ठीक है, तो 10 से 12 लाख उसका अगर रेवेन्यू है, ठीक है, हम ऐसा समझ लेते हैं कि कुछ सीजन, जैसे कि आप ऐसा समझिएगा कि दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, ठीक है, तो वो टाइम पे क्या करते हैं? लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो होटल वाले क्या करते हैं? ठीक है, रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, जन्माष्टमी के टाइम पे आप श्रीनाथ जी जाओगे, या तो आप ऐसा समझिएगा कि वृंदावन जाओगे, तो वहां पे क्या होगा? जो होटल का रेट से वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या आएंगे? लोग आएंगे, ठीक है, दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी फुल रहता है, तो वो टाइम पे नॉर्मल रेट से रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या हुआ था? 10 से 12 लाख रुपया वो रेवेन्यू बता रहा था, 10 से 12 लाख रुपए का रेवेन्यू बता रहा था। ठीक है, तो वो रेवेन्यू तो हमने वेरीफाई कर दिया, बैंक में डिपॉजिट भी किया था, बट वो फेक है। वो आइडेंटिफाई कैसे हो गया? अगर आपका 60% ऑक्यूपेंसी था, तब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता था? ठीक है, 60,000 रुपीज। समझ में आया? तो अब 100% ऑक्यूपेंसी हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम हो गया? आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम हो गया?
ठीक है। अगर लोग ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा नहीं आएगा, यस डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो वो वहां से आइडेंटिफाई हो गया, वो क्या हो गया, वहां से आइडेंटिफाई हो गया। आपने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा, दो तरह का कॉस्ट होता है। कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर चेंज होता है, समझ में आया। बट फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बट वो फिक्स सर्टेन लेवल तक रहता है, ठीक है। वो लेवल से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो रेशियो आप ऑडिट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, सब जगह। इवन कॉस्टिंग के अंदर भी आपका जो पीवी रेशियो है वो क्या है, प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है आपने, यस, ठीक है। तो वो क्या है, आपका रेशियो ही है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आपका रेशियो ही है, ठीक है। तो रेशियो का एप्लीकेशन आप कोई भी फील्ड के अंदर जाओगे, कॉस्टिंग के अंदर जाओगे, अकाउंट्स में जाओगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाओगे, हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ा है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेशियो है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेशियो है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पढ़ोगे तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आप आइडेंटिफाई करोगे, वो सब क्या है, रेशियो ही है, समझ में आया, ठीक है। तो रेशियो बहुत वाइडर टर्म है, ठीक है, उसको ये टॉपिक तक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, तो लिखिए आगे, नया पॉइंट लिखिए उसके अंदर, रेशियो एनालिसिस के अंदर मीनिंग लिखा, ठीक है। लिखिए आगे, फॉर्म्स, फॉर्म्स in which ratios can be expressed ठीक है, यस, पैराग्राफ करके लिखिए। और अच्छी तरह से पढ़ना है तो क्या करना है मालूम है, हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा, आप सामने बैठे हैं तो ऐसे ही बैठिए, कंटाड़ो नहीं आवे तुमने, ठीक है, आम करें। आप सोचिए, ये सिचुएशन को आइडेंटिफाई कीजिए। कल बोर्ड मीटिंग होगी, आप फाइनेंस डायरेक्टर होंगे, सीईओ आके बोलना शुरू करता है हमें अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, आप ऐसे करके बैठे होंगे। आप इमेजिन कीजिए, मैं अगर ऐसा करके पढ़ाऊं तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाना शुरू करूंगा तो कैसा लगेगा आपको, मजा आएगा, नहीं आएगा। तो मैं जब आप लोगों को देख रहा हूं तो आप लोगों को भी क्या करना है, डिसिप्लिन में बैठना है, ठीक है। हैबिट कीजिए, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए, और ये इंट्रोडक्टरी सेशंस है, 2-3 सेशंस है, ठीक है। और कोई भी चेंज होता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने में, अप्लाई करने में टाइम लगता है, ठीक है। मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बात दिया है मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। मैं ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाता, चलते चलते पढ़ाता था, बच्चे क्या लिख रहे हैं वो सब मैं देखता था, ठीक है। बट यहाँ पे खड़ा कर दिया है तो मुझे भी 3-4 दिन का टाइम लगेगा यहाँ पे एडजस्ट होने में, ठीक है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन भी सब बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चेंज है, बट 2-3-4 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा, हमारा रिदम एक बार सेट हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ और सोचने के लिए, ठीक है, क्योंकि सब उतने फ्लो के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यस, तो लिखे, क्या लिखा, फॉर्म्स इन विच रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है। लिखिए पैराग्राफ करके, रेशियोज कैन बी, पैराग्राफ करके उसके अंदर रेशियोज कैन बी expressed in number of ways, in number of ways, ratios can be expressed in number of ways, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट लिखे in percentage form, in percentage form, in percentage form, ठीक है। लिखा, ब्रैकेट में लिखे एग्जांपल गिवन करके,
ऐसे ई डॉट जी, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन लिखिए। प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज, प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज are expressed in percentage form. Ratios क्या लिखा? प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। ब्रैकेट ओवर। सेकंड लिखिए इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन, ब्रैकेट में लिखिए एग्जांपल गिवन करके। करंट रेशियोज, सॉरी करंट रेशियो, करंट रेशियो कॉमा क्विक रेशियो, करंट रेशियो कॉमा क्विक रेशियो कॉमा डेट इक्विटी रेशियो, are expressed in proportion, are expressed in proportion, like 2:1 लिखिए आगे, like 2:1 कॉमा 3:2, ठीक है। ये प्रपोर्शन बोला जाता है, 2:1 3:2 ये प्रपोर्शन बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिए थर्ड इन मल्टीपल्स, थर्ड इन मल्टीपल्स, इन मल्टीपल्स, ब्रैकेट में लिखिए एग्जांपल गिवन करके। टर्नओवर रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड, turnover ratios are expressed in multiples, turnover ratios are expressed in multiples, लिखिए आगे, like 3 times 4 times, लास्ट लिखिए इन टाइम एलिमेंट, इन टाइम एलिमेंट, ठीक है। लिखिए ब्रैकेट में एग्जांपल गिवन करके। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड कॉमा एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड कॉमा एवरेज पेमेंट पीरियड, are expressed in time element, are expressed in time element, ठीक है। टाइम एलिमेंट के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। लाइक 45 days कॉमा 2 months, वो सब टाइम एलिमेंट हो गया। यस, वेरी गुड। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। ये ट्रू एंड फॉल्स है, तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। रेशियो इज ए क्वांटिटेटिव मेजर बट नॉट क्वालिटेटिव मेजर। क्या? रेशियो इज ए क्वांटिटेटिव मेजर बट नॉट ए क्वालिटेटिव मेजर। जो रेशियो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिव मेजर नहीं है। अगर ऐसा आपको कोई पूछता है तो आप उसके ऊपर क्या कमेंट दोगे? ये जो मैंने स्टेटमेंट आपके सामने बोला वो सही है या गलत है? रेशियो इज ए क्वांटिटेटिव मेजर बट नॉट ए क्वालिटेटिव मेजर, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है? सही लगता है आपको? यस। क्या रीजन है उसका? क्या रीजन है?
वो क्वांटिटी में मेजर होता है इसके लिए। ओके, और कोई ट्रू स्टेटमेंट उसके बाद फिर से वही लिख देने का? यस, नहीं ऐसा नहीं। कोई रीजन, कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं? हाँ बोलो। ओके, फिगर्स। ओके, क्वालिटेटिव फिगर्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आप फिगर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा होता है? हो सकता है। ओके, और कोई रीजन? मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, चलिए। सपोज दो फर्म है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। चलिए, अब मैं यहां पे करंट रेशियो कंप्यूट करूंगा, फोकस कीजिएगा। ए लिमिटेड का यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं करंट एसेट्स, यहां पे मैं लिखता हूं 5 लाख, और यहां पे मैं लिखता हूं 3 लाख। उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं करंट लायबिलिटीज, यहां पे मैं लिखता हूं 2,50,000, यहां पे मैं लिखता हूं 2,50,000। अब ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पे करंट रेशियो कंप्यूट किया। यस, तो करंट रेशियो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? तो क्या आएगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो क्या आएगा? 2:1, यानी 2 आंसर आएगा, तो 2:1। ठीक है, और यहां पे कितना आएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 1.2:1। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ए लिमिटेड के अंदर करंट रेशियो कितना आ रहा है? 2:1, और बी लिमिटेड के अंदर करंट रेशियो कितना आ रहा है? 1.2:1। आपको बेटर किसका लगता है? ए लिमिटेड का बेटर लगता है? ओके, ए लिमिटेड का आपको बेटर लगता है, चलो यस। तो यहां पे 2:1 एंड 1.2:1, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर है, दैट मीन्स उसने नंबर के अंदर एक्सप्रेस किया हुआ है। उसने क्वालिटी ऑफ करंट एसेट्स, क्वालिटी ऑफ करंट लायबिलिटीज के बारे में कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया। अब मैं क्या फोकस कर रहा हूं और एनालिसिस क्या कर रहा हूं कि भाई यहां पे ये जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, उसका ध्यान से सुनिएगा, उसका 2 पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई इसका करंट रेशियो हाई क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर स्टॉक था, मान लीजिएगा कि स्टॉक था उसका 2 लाख रुपए का, और उसका डेटर्स था, ध्यान से समझिएगा, उसका डेटर्स था 2,50,000 रुपए का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो स्टॉक उसका, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक उसका जो 2 लाख रुपए का है, उसमें से 90,000 का तो क्या है? डेड स्टॉक है। अब डेड स्टॉक का मतलब क्या होगा कि उसका यूटिलिटी खत्म हो चुका है। मान लीजिएगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, और उसकी जो मेडिसिन है उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, बट उसने क्या किया हुआ है? वो स्टॉक को अपने रिकॉर्ड्स में से एलिमिनेट नहीं किया हुआ है, उसने अपने रिकॉर्ड्स में से एलिमिनेट नहीं किया हुआ है। या तो आप ऐसा समझिएगा कि कुछ स्टॉक ऐसा है, समझ में आया, जिसका वैल्यू 0 है, क्योंकि उसका यूटिलिटी नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है, ठीक है, उसका मार्केट के अंदर कोई और यूज परमिसिबल नहीं है, ठीक है, यूजलेस है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्रैप आउट कर देना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे 90,000 का डेड स्टॉक है, बट कंपनी ने उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेड स्टॉक को वो रिटर्न ऑफ करेगा तो करंट एसेट कम हो जाएगा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 90,000 वो डेबिट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 90,000 डेबिट करेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा। यस, तो डेड स्टॉक को वो अगर रिटर्न ऑफ करेगा तो उसका करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा और उसका प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा, तो उसने किया नहीं है। अगेन यहाँ पे जो डेटर्स 2,50,000 का है, उसमें से, ठीक है, आप ऐसा समझिएगा कि 1,20,000 का जो डेटर्स है वो मोर देन 4 इयर्स ओल्ड है, मोर देन 4 इयर्स ओल्ड है। अब आप ऐसा समझिएगा कि 2,50,000 का डेटर्स है, उसमें से 1,20,000 का डेटर्स ऐसा है जिन्होंने पिछले 4 साल से पैसा ही नहीं दिया, बट मैंने उसको एज अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नहीं किया है।
ठीक है, 6 महीना हो गया, मैं किसी को अगर क्रेडिट बेसिस के ऊपर गुड्स सोल्ड करता हूं, ठीक है, मैं उसको 45 डेज का क्रेडिट देता हूं, तो मैं 45 डेज तक वेट करूंगा, ठीक है, नहीं आता तो मैं रिमाइंडर भेजूंगा, ठीक है, 60 दिन हुआ, 90 दिन हुआ, 120 दिन हुआ, ठीक है, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कहां तक मैं वेट करूंगा, ठीक है, अगर वो आने वाला नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैड डेट के फॉर्म में राइट ऑफ करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो ही मैं बैड डेट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, नॉट नेसेसरी, ठीक है, मुझे अगर रिकवरी डाउटफुल लगता है तो मुझे अपने बुक्स में राइट ऑफ कर देना चाहिए। अब मैंने रिटर्न ऑफ नहीं किया है, तो अब आप ऐसा सोचिएगा कि ये 90,000 का डेटर्स, ये 90,000 का डेट, सॉरी, ये 90,000 का स्टॉक, ठीक है, मेरे करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है, बट उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 0 है, डेट स्टॉक है, ठीक है, 1,20,000 का जो डेटर्स है, ठीक है, वो 4 साल पुराना है, उसका रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, बट मैंने अगेन डेटर्स को रिटर्न ऑफ नहीं किया है, क्योंकि बैड डेट्स में अगर रिकॉग्नाइज करूंगा तो अगेन मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स डेबिट करना पड़ेगा, यस, मुझे डेटर्स क्रेडिट करना पड़ेगा, यस, तो अगर मैं डेटर्स को रिटर्न ऑफ कर दूंगा तो मेरा करंट एसेट्स डाउन हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहां पे मैंने बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख का करंट एसेट्स दिखाया है, जिसमें 90,000 का डेट स्टॉक भी इंक्लूडेड है और 1,20,000 का ऐसा डेटर्स इंक्लूडेड है जिसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 0 है, बट मैंने रिटर्न ऑफ नहीं किया है दोनों चीज, तो दोनों मेरे करंट एसेट्स में दिखा रही है, यस, और दोनों करंट एसेट्स में दिखा रही है, उसकी वजह से मेरा करंट रेशियो हायर जा रहा है, समझ में आया। तो जो एनालिसिस करने वाला है वो क्या बोलेगा, ए लिमिटेड का करंट रेशियो बी लिमिटेड से अच्छा है, ठीक है, तो रेशियो सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर एक्सप्रेस करता है, क्वालिटेटिव मेजर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा। अब मैंने ये एनालिसिस किया कि भाई 90,000 का स्टॉक तो डेड है, 1,20,000 का कलेक्शन नहीं आ रहा है, तो ये 5 लाख में से आपका 1,20,000 प्लस 90,000, 2,10,000 कम कर दो, ठीक है, तो 2,10,000 कम कर देंगे तो कितना आएगा, समझ में आ। तो गुड क्वालिटी ऑफ करंट एसेट्स कितना है, 2,90,000, 2,90,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 कितना आएगा, 1.16:1, 1.16:1। तो अब देखिए, अब ए लिमिटेड का करंट रेशियो बी लिमिटेड से डाउन हो गया, यस, तो ये एनालिसिस बच्चों एक पर्सनल स्किल होता है, उसको आप डेवलप कीजिए, ठीक है, कोई और पर्सन एनालिसिस करता है तो वो क्या एनालिसिस करता है, ठीक है, वो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और ये चीज एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है, ये चीज क्या आती है, एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस आपके पास कैसे आएगा, अगर आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो, या तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, उसके साथ आप काम करते हैं तो, ठीक है, अगर मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं तो आपके पास 15 साल का तो एक्सपीरियंस आ गए, समझ में। अब वो यूटिलाइज करके आप आगे जितना, ठीक है, नॉलेज गेन करोगे उतना आपका क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। सो रेशियो इज ए, ध्यान से समझिएगा, रेशियो इज ए क्वांटिटेटिव मेजर बट नॉट क्वालिटेटिव मेजर, ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको कोई पूछता है तो आप उसका आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं, ठीक है। रेशियो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। चलिए, क्लैरिटी मिल गया आपको, यस, चलिए, अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज के बारे में समझाया था और फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, चलिए अब वो पॉइंट हम फोकस कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, यस, लिख, एक सेकंड बच्चों, अभी मत लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, यस, अब ध्यान से सुनिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, उसमें मैं पहला लिखूंगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, यस। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर एक आएगा आपका लिक्विडिटी रेशियोज, उसके बाद सेकंड आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, उसके बाद तीसरा आपका आएगा
टर्नओवर रेशियोज, जिसका दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो। अब ये जो दूसरा नाम है बच्चों, वो आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो नोन एज फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटी रेशियोज। समझ में आया? ठीक है, चलिए। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बच्चों ध्यान से सुनिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी मेजर आप करना चाहते हैं तो कैसे मेजर करोगे? यस, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का भी क्लासिफिकेशन फर्दर हो सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है। हाउ यू कैन मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म? यस, बताइए। प्रॉफिटेबिलिटी को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सब प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज बोला जाता है। ठीक है, सही है, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज। बट वो प्रॉफिटेबिलिटी आपने एक्सप्रेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया है बच्चों? ध्यान से सुनिए, प्रॉफिटेबिलिटी को आप मेजर कर, कोई आपको कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है कि आप मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूट कीजिए, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो उतना ही कंप्यूट करोगे। प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो नेट सेल्स दैट मींस रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या? रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो हो गया स्टडी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रेवेन्यू। सेकंड आता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, समझ में आया? मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, वो भी क्या हो गया? स्टडी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन एसेट ऑफ एंटिटी, यानी मैंने बिजनेस में कितना एसेट एम्प्लॉय किया हुआ है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट, रिटर्न ऑन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आप अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन एसेट्स। ठीक है, तो जितना आप डिटेल में जाओगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हर एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। समझ में? कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके बाद जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी है, रेशियो एंड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, बहुत डिटेल में है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसको फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन लिक्विडिटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी का फर्दर सब क्लासिफिकेशन क्या आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन एसेट्स। ठीक है, चलिए, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का सब क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए, ये क्लासिफिकेशन फंक्शनल। लिक्विडिटी रेशियो क्या स्टडी करता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एन एंटिटी। लिक्विडिटी रेशियोज क्या स्टडी करता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या तो लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए फर्म। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या होगा? तो फंड्स का रिक्वायरमेंट दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट और दूसरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दैट मींस
जो ऑपरेशंस है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंड चाहिए उसको क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल फंड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए फंड चाहिए, रॉ मटेरियल परचेस किया है तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है, उनको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो फुलफिल करना पड़ेगा, दैट मींस उसका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस के लिए जो फंड्स चाहिए उसे क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल फंड, ठीक है। तो आप जो लिक्विडिटी रेशियो है उसके अंदर आप क्या स्टडी करोगे? ऑर्गेनाइजेशन का लिक्विडिटी पोजीशन स्टडी करोगे। उसमें करंट रेशियो आता है तो करंट रेशियो क्या स्टडी करता है कि फर्म के पास कितना करंट एसेट्स अवेलेबल है अपनी करंट लायबिलिटीज का जो भी ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए। उसके अलावा क्विक रेशियो आता है, सुपर क्विक रेशियो आता है, इंटरवल मेजर आता है जिसको डिफेंसिव इंटरवल मेजर भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो सब अलग अलग रेशियो है, वो सबका मीनिंग है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस है, वो भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट शॉर्ट में अगर हमें याद रखना है तो क्या याद रखेंगे? जो लिक्विडिटी रेशियो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी स्टडी करता है, ठीक है। दैट मींस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को फोकस करता है और जो ऑपरेशन है उसको फोकस करता है, ठीक है। सेकंड है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, कुछ लोग उसको लिवरेज रेशियोज भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या स्टडी करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके अंदर प्रोमोटर्स फंड, दैट मींस ओनर्स फंड, इक्विटी, उसका प्रोपोर्शन कितना है, डेट का प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो आ सकता है, टोटल डेट रेशियो आ सकता है, ठीक है। यानी जनरली वो कैपिटल स्ट्रक्चर को फोकस करता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वो फोकस करता है। सिंपल वर्ड्स में क्या बोला जाता है? सॉल्वेंसी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म होता है उसको लिक्विडिटी बोला जाता है, सॉल्वेंसी दैट मींस वो लॉन्ग टर्म ही होता है, ठीक है। बट कुछ लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऐसा कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर परमानेंट फंड माना जाता है, ठीक है, ऐसा आप सब जानते हैं। यस, कंपनी का जब तक लिक्विडेशन नहीं होता तब तक वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस नहीं कर सकते, ये भी आप जानते हैं। यस, ये भी आप जानते हैं। यस, तो ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंट्स में। यस, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ऑनर्स है वो बिजनेस से सेपरेट है, समझ में आया। और जो ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन है वो भी एज अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको सेपरेट कंसीडर किया जाएगा। बट उसको हम लायबिलिटी नहीं कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, उसको हम कैपिटल या तो इक्विटी कहते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो परमानेंट रखा जाएगा। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस क्यों नहीं देती? आप कोई कंपनी में गए और उसके डायरेक्टर ने ऐसा बोला कि मैं तो वापस देना चाहता हूं, ठीक है, तो आप उसको क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? कंपनी एक्ट में लिखा है सर नहीं कर सकते, बस उतना। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंपनी एक्ट का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ऐसा बोल दिया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस है बच्चों, आप में से किसी के भी फैमिली में कोई सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है? नहीं है। कोई दोस्त है? नहीं है। कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली, ठीक है, कि इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको परमानेंट क्यों रखा जाता है, ठीक है। जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, अदर सप्लायर्स होते हैं, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के अंदर परमानेंट रखा जाता है। हम कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये पॉइंट डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है वो सॉल्वेंसी पोजीशन स्टडी करता है। अगर आपके बिजनेस के अंदर डेट हायर है तो आपके बिजनेस को क्या कंसीडर किया जाएगा? रिस्की कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल प्रोपोर्शन है वो 2:1 है। 2:1 का मतलब क्या होगा कि अगर आपके बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपए का इक्विटी है तो आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक का
डेट फंड यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो आपका बिजनेस हाई रिस्क में क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कोविड के टाइम पे जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हाई डेट क्लास के अंदर क्लासिफाई किया था इंटरनेशनल फर्म मॉर्गन स्टैनली ने। ठीक है, और उसका जो शेयर प्राइस था उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आया था। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो के लॉन्च के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेट रेज किया था। एंड वही टाइम था जब जो उसका ब्रदर है, अनदर ग्रुप है, ठीक है, अनिल धीरूभाई अंबानी, ठीक है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। ठीक है, तो हाई डेट की वजह से मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ये हाई डेट, ठीक है, मुझे कंटिन्यू नहीं करना है और मुझे जीरो डेट कंपनी डिक्लेयर कर देना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। और वही एक रीजन के लिए उसने क्या किया था, जो रिलायंस जियो था उसका बहुत बड़ा स्टेक, ठीक है, उसने क्या किया था, सेल आउट किया था। उसमें से जुगरबर्ग को भी उन्होंने सेल आउट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप जानते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, बट जो रिलायंस जियो है उसके अंदर जो जुगरबर्ग है उसका भी स्टेक होल्डिंग है। ठीक है, मेजर स्टेक उसने, यानी मेजर तो नहीं बोल सकते, अमाउंट बहुत बड़ा था, बट जियो के लिए 5% 10% भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, और उसने अल्टीमेटली क्या किया, कोविड के टाइम पे जब लोग फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे वो टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना स्टैक सेल आउट करके फंड रेज किया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात, जब लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे थे तब रिलायंस ने क्या किया, फंड रेज किया और कंपनी को डेट फ्री कर दिया। ठीक है, तो क्यों कर सके वो? आज आप कोई पर्सन को सामने से जाके ऐसा बोलोगे कि आप मेरी कंपनी के अंदर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए, तो सामने वाला 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कब रेडी होगा? अब सोचिए आपने अपने बिजनेस का कितना पॉजिटिव साइड सामने वाले को कम्युनिकेट किया होगा, तब जाके उसने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा। भले 5% या 10% स्टेक होगा, बट अमाउंट तो 10,000 करोड़ था। समझ में आया? ठीक है, तो आप किसी को बोलोगे आज की तारीख में कि भाई आप मेरे बिजनेस के अंदर 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए, 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कीजिए, तो कैसे करेगा? ठीक है, आपको अपना पॉजिटिव जो भी साइन है, दैट मींस जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कंपनी के ग्रोथ का, वो सब कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके, ठीक है, वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंसी बहुत मेजर करता है। ठीक है, और जब मॉर्गन स्टैनली ने उसको हाई रिस्क क्लास में क्लासिफाई किया था तब बहुत एडवर्स इफेक्ट आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट प्राइस के ऊपर, दैट मींस जो शेयर प्राइस था उसके ऊपर, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली है वो एक इंटरनेशनल फर्म है। ठीक है, उसका ओपिनियन मैटर करता है। समझ में? मॉर्गन स्टैनली ने बोला है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी एनालिटिकल फर्म है, बट कुछ इंटरनेशनल फर्म है, उन्होंने कुछ बोला तो वो बहुत मैटर, लोग नोटिस करते हैं। समझ में? ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा होगा, बट जब कोई बड़ा आदमी बोलता है तो वो लोग नोटिस कर देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है टर्नओवर रेशियो या तो एक्टिविटी रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो या तो एक्टिविटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस with which management has carried out its operations। ठीक है, टर्नओवर रेशियो या तो एक्टिविटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफिशिएंसी, कितने इफेक्टिवनेस के साथ अपना जो भी ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू, assets of the entity and capital employed of the entity। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रेवेन्यू है, उसके अंदर आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रेवेन्यू है, उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन रेवेन्यू का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। एंड सेकंड आता है एक्सपेंस रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, तो ये सब फर्दर क्लासिफिकेशन है। बच्चों, ये कोई भी चीज को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को इसी तरह से स्टडी कीजिएगा। समराइज फॉर्म में मेमोराइज किया जाता है, बट स्टडी एक्सटेंसिव किया जाता है। समझ में आया? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा और वो भूलोगे नहीं आप। कंसेप्चुअल अगर आपने लर्निंग कर लिया तो वो भूलोगे नहीं। चलिए, ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन आएगा हमारा, लिखाऊंगा, ये भी मैं चीज लिखाऊंगा, और शुरुआत का कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो हम लिखेंगे जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, तो मेरे जितने भी टॉपिक्स है सबका आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ चीजें मैं अभी लिखा नहीं रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा
कि कोई चीज लिखा ना रह जाएगा, ठीक है, कभी नहीं रहेगा, जो जरूरत है उससे ज्यादा ही मैं लिखाऊंगा, समझ में आया। और मैंने बोला कि ये लिखाऊंगा तो वो अभी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लिख लोगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन आएगा, मैंने कल बताया था, कौन सा क्लासिफिकेशन बच्चों? रेशियो का एक और क्लासिफिकेशन मैंने कल बताया था आपको। सर कल बहुत कुछ बोला था आपने। यस बोलो, याद थे? कितने लोगों को गुजराती नहीं आता? ओके ओके, जो हाथ ऊंचो कर दी तो मन नहीं आओ, तू पूछू जे खबर ज नहीं आता गुजराती सही में। ओके, कल मैंने और एक क्लासिफिकेशन बताया था रेशियो का, ठीक है, कौन सा था वो क्लासिफिकेशन? बहुत बोले आप, वो जो बड़े संत लोग कहते हैं ना, सब भूल जाओ, समझ में आया? दिल में कुछ मत रखो, दिल में नहीं रखने का, दिमाग में तो रखने का ना, ठीक है, दिल में मत रखो, दिमाग में रखो, ठीक है। चलो मैंने कल एक हिंट देता हूं आपको, कल 3 रेशियोस लिखे थे और एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पॉइंट समझाया था, कुछ याद आ रहा है? मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा था, करंट रेशियो लिखा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर एवरेज नहीं लिया, करंट रेशियो में एवरेज नहीं लिया, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज क्यों लिया है, ठीक है। और वो टाइम पे मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था, रिमेंबर? यस यस, हाँ यस, वेरी गुड। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या आएगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। अगर आपने जो रेशियो कंप्यूट किया है, P&L रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, उसके बाद बैलेंस शीट रेशियो, एंड थर्ड आएगा मिक्स या तो कॉम्पोजिट रेशियो। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो का मतलब क्या होगा कि अगर आपका रेशियो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया गया है तो उसको P&L अकाउंट रेशियो बोला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स दोनों कहां से लेते हैं आप, ठीक है, P&L अकाउंट से। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, वो दोनों कहां से लेते हैं, P&L अकाउंट से, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, ठीक है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश छेद दोनों अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया है, यानी दोनों वेरिएबल्स P&L अकाउंट से लिया है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो हो गया, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट रेशियो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश से दोनों अगर आपने बैलेंस शीट से लिया हुआ है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट रेशियो हो जाएगा। जैसे कि करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दोनों वेरिएबल्स आपने कहां से लिया हुआ है, बैलेंस शीट से लिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बैलेंस शीट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, तो वो क्या हो जाएगा आपका बैलेंस शीट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट रेशियो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों P&L से, तो P&L अकाउंट रेशियो। एंड थर्ड आएगा मिक्स या तो कॉम्पोजिट रेशियो, अगर एक वेरिएबल आपने P&L अकाउंट से लिया है, दूसरा वेरिएबल आपने अगर बैलेंस शीट से लिया है, तो उसे मिक्स या तो कॉम्पोजिट रेशियो बोला जाएगा, ठीक है। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में रिटर्न का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड आप लेते हैं बैलेंस शीट से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मिक्स रेशियो हो जाएगा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स या तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स कहां से लेते हैं P&L अकाउंट से, और जो डेटर्स है वो कहां से लेते हैं बैलेंस शीट से, ठीक है। तो एक P&L अकाउंट का एक बैलेंस शीट का क्या हो जाएगा आपका मिक्स या तो कॉम्पोजिट रेशियो। रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट रेशियो, क्योंकि एक P&L अकाउंट से लिया है और दूसरा बैलेंस शीट से लिया हुआ है, ठीक है। बच्चों ये जो कॉम्पोजिट रेशियो है उसमें जो आप दो फिगर्स लेते हैं,
जो फिगर्स लेते हैं उसमें से एक P&L अकाउंट से आता है, एक बैलेंस शीट से आता है। P&L अकाउंट पूरे साल का होता है, बैलेंस शीट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। तो एक साल का फिगर का कंपैरिजन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के फिगर के साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम फैक्टर अप्लाई होता है। आप लोगों ने ईपीएस अगर पढ़ा हुआ है, अर्निंग पर शेयर, तो उसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का कंप्यूटेशन आपको याद है। आप टाइम फैक्टर अप्लाई करते थे, जो नंबर ऑफ शेयर्स था उसके ऊपर अगर 3 मंथ्स है तो 3/12, ठीक है, 6 मंथ्स है तो 6/12, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा टाइम फैक्टर अप्लाई किया जाता है। बट आपको रेशियोज के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स है, यानी दो बैलेंस शीट की जो फिगर्स है, उसमें मूवमेंट कब आया वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं किया जाता, इसके लिए आप टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपका थिंकिंग क्या रहता है, जो भी चेंज आया है वो ऑन एवरेज बेसिस पे यानी थ्रू आउट द ईयर आया है। इसलिए क्या करते हैं आप, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ये फिगर लेते हैं, समझ में आया। तो जितने भी कॉम्पोजिट रेशियोज है, जितने भी कॉम्पोजिट रेशियोज है, वो कॉम्पोजिट रेशियोज के अंदर जो बैलेंस शीट का फिगर है वो एवरेज आउट इसीलिए किया जाता है, समझ में आया। क्योंकि P&L वाला फिगर पूरे साल का होता है, बैलेंस शीट वाला पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी P&L अकाउंट में तो दोनों P&L का होता है, ठीक है। बैलेंस शीट रेशियो के अंदर दोनों बैलेंस शीट का होता है, तो वहां पे एवरेज आउट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए रेशियो में जहां पे कॉम्पोजिट आता था वहीं पे बैलेंस शीट वाली फिगर को एवरेज आउट किया जाता था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है रेशियो का बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। उसमें पहला आएगा प्राइमरी रेशियो एंड दूसरा आएगा सेकेंडरी रेशियो। यस, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के बेस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, प्राइमरी रेशियो एंड सेकेंडरी रेशियो, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मेरा कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो सबसे पहले आप किस रेशियो के अंदर इंटरेस्टेड रहेंगे? इफ यू आर बिजनेसमैन, इफ यू आर इन्वेस्टर, इफ यू आर प्रमोटर, तो प्राइमरी रेशियो में आप इंटरेस्टेड रहेंगे, वो बराबर है। बट प्राइमरी में भी कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए थोड़ा सोचिए, आप इन्वेस्टर हैं, मैं आपको हिंट देता हूं, आप इन्वेस्टर हैं, आप बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो आप किसमें इंटरेस्टेड ज्यादा रहेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैं समझ सकता हूं, यस बोलिए सर। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, इसे हम किसी को सोचने से मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। किसमें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपया लगाया, तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप रेवेन्यू को फोकस करोगे तो वो रेवेन्यू तो सेल्स के, दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर आप फोकस करोगे तो वो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू के अगेंस्ट में एक्सप्रेस हुआ। बट बिजनेसमैन जनरली इंटरेस्टेड किसमें रहता है? बिजनेसमैन इंटरेस्टेड रहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं बैंक के अंदर एफडी के फॉर्म में रखूं और मुझे वहां पे मान लीजिएगा कि सपोज 8% रिटर्न मिलता है, ठीक है, 8% रिटर्न मिलता है, दैट मींस 1 करोड़ के सामने मुझे 8 लाख रुपया तो क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मैं बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मुझे 8% से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा, तब। समझ में आया? ठीक है। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25% है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% कैसे आया? तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है और मेरा नेट सेल्स 24 लाख है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख करूंगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख करूंगा, तो 25% आएगा। यस, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भले 25% है, बट मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 6 लाख 1 करोड़ के सामने। समझ में आया? तो वो कितना हो जाएगा? 6%। समझ में आया? तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, जनरली नेट प्रॉफिट का आप फोकस कर सकते हैं। बट बिजनेसमैन प्राइमरीली इंटरेस्टेड किसमें रहता है?
बिजनेसमैन प्राइमरीली इंटरेस्टेड रहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो जो प्राइमरी रेशियो है, इंपोर्टेंस के बेस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, इंपोर्टेंस के बेस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, तो प्राइमरी रेशियो किसे बोला जाता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस। समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फिगर आप काउंट कीजिए। ऑपरेट यानी किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट किया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया जाता है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप लेस करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। समझ में? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो प्राइमरी रेशियो है उसको स्टडी करने के लिए क्या बनाया गया? सेकेंडरी रेशियोज बनाया गया। दैट मींस अब प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगेन मैंने जो बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है, ठीक है, वो कैपिटल मैंने कहां पे अप्लाई किया होगा? तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो मैंने प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैंने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल क्या किया होगा? परचेस किया होगा, ठीक है। तो ये सब एसेट मैंने क्या किया हुआ है? बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड किया हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा कैपिटल है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट हुआ होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्ट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ है, उसके बेस पे मेरा एसेट का रेशियो में देखूंगा, लिक्विडिटी का रेशियो देखूंगा, ठीक है। तो ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको आप प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, टर्नओवर रेशियो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्लासिफिकेशन काफी डिटेल में जाता है, ठीक है। वो मैं लास्ट में जब सभी रेशियो आप लर्न कर लोगे, ठीक है, तो वो एक सिंपल चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको ड्यू पॉइंट एनालिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट यूएसए का एक कंपनी है, उसने क्या किया था? रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको डिटेल स्टडी करने के लिए क्लासिफाई किया था और उसने वो रिपोर्ट फर्स्ट टाइम जनरेट किया था, इसलिए उसे ड्यू पॉइंट एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन यूजर, फोर्थ बेस्ड ऑन यूजर्स। बट उसमें से जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है हमारा वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन यूजर्स। चलिए, अब यूजर्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपका क्रेडिटर्स है, आपका क्रेडिटर्स है, तो आपका क्रेडिटर्स किस रेशियो में इंटरेस्टेड रहेगा? जो भी आपका क्रेडिटर्स है उसका कंसर्न क्या होगा? मैं सपोज आप क्रेडिटर्स है और मैंने आपके पास से गुड्स परचेस किया है, आपने मुझे 45 डेज का क्रेडिट दिया है, तो आपका कंसर्न क्या रहेगा कि मैं 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट दे दूं, 45 डेज के अंदर मैं आपको पेमेंट दे दूं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो मेरा कंपनी है वो क्या 45 डेज में आपको पेमेंट दे पाएगा? जस्ट आप उतना ही स्टडी करोगे और उसके लिए आप क्या स्टडी करोगे? मेरा लिक्विडिटी पोजीशन, दैट मींस मेरा करंट रेशियो एंड मेरा क्विक रेशियो है, वो आप स्टडी करोगे। क्या इसके पास इतना करंट एसेट्स है कि वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मेरा करंट लायबिलिटीज चुका देगा, ठीक है। तो जो क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस होते हैं वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? लिक्विडिटी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर क्रेडिटर्स आएगा तो क्रेडिटर्स लिक्विडिटी पोजीशन देखेगा, और ऊपर हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया था उसमें भी लिक्विडिटी पोजीशन आया था, यस, ठीक है। तो वो दोनों जगह पे क्या हो गया? कोरिलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद सपोज मनी लेंडर है, दैट मींस फाइनेंसर है जिसने आपको लोन दिया है, ठीक है, तो वो किस में इंटरेस्टेड रहेगा? डेट इक्विटी रेशियो में इंटरेस्टेड रहेगा। और कोई रेशियो?
आपने एक रेशियो शायद स्टडी किया होगा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये नाम सुना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फाइनेंसर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें रहता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। उसके अलावा ध्यान से समझिएगा, जो फाइनेंसर है वो अच्छी तरह से जानता है कि वो जो भी इंस्टॉलमेंट रिकवर करेगा वो इंस्टॉलमेंट में एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा एंड सेकंड इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट P&L अकाउंट में चार्ज किया जाता है और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उसका लायबिलिटी में से रिडक्शन आता है। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं आपको 5 साल के लिए फाइनेंस कर रहा हूं तो सबसे पहले, मैं फाइनेंसर हूं, आप मेरे पास 5 साल का फाइनेंस लेने के लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहला तो गोइंग कंसर्न चेक करूंगा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन 5 साल तक कंटिन्यू रह सकता है? ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके प्रमोटर्स कौन कौन है, कितने सालों से वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसका टर्नओवर कितना है, उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका कंपटीशन क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उसका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उसका डेट इक्विटी का पोजीशन क्या है, क्या वो इतना लिक्विडिटी मेंटेन करता है कि वो मेरा इंस्टॉलमेंट इजीली टाइमली बेसिस के ऊपर पे कर पाएगा। फाइनेंसर ये सब चीजें क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा या सुना होगा कि लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। समझ में आया वो क्यों मांगते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों मांगते हैं? आपका पास्ट स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई पास्ट में आपने बिजनेस किया हुआ है तो बिजनेस में आपने सक्सेस अचीव किया है या फेलियर अचीव किया है। अगर आपने सक्सेस अचीव किया है, प्रॉफिट्स अर्न किया हुआ है, तो आपका ग्रोथ कितना है, ठीक है, लिक्विडिटी क्या है, आपका सॉल्वेंसी क्या है। अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया था, सिबिल स्कोर चेक करते हैं। आज की तारीख में क्या था, सिबिल स्कोर। वो सिबिल भी लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ओरिजिनली पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, यानी उसको यूज नहीं किया जाता था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग क्या करते थे, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, वहां पे डिफॉल्ट हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं चुकाया, उसके बाद दूसरी बैंक के पास गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले को तो ये मालूम ही नहीं था कि इसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फ्रॉड किया हुआ। समझ में आया? क्योंकि एक लीगल अथॉरिटी ऐसा नहीं था कि जो सिंगल पॉइंट पे हर एक बैंक के साथ, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जो ट्रांजेक्शन है उसका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करे, ऐसा नहीं था। तो लोग उसका क्या करते थे, फायदा उठाते थे। समझ में? बट आज की तारीख में सिबिल अवेलेबल है। अगर आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, और बैंक वालों से ये कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए और आप अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो उसके बाद सीधा बैंक वाला आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। आपने कोई और जगह से लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो वो रिपे किया है, उसका इंस्टॉलमेंट आपने टाइमली बेसिस के ऊपर चुकाया है। अगर आपने पास्ट में कोई डिफॉल्ट किया है ना, तो वो भी सिबिल के अंदर क्या आता है, डिस्क्लोज हो जाता है। समझ में? तो ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम क्या हुआ है, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी काफी चेंजेस आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने भी क्या किया हुआ है, काफी चेंजेस किया हुआ है। पहले के जमाने में मैं आपको बताऊं कि इतना इजी नहीं था, ठीक है, बट फिर भी फ्रॉड करना बहुत इजी था। इसके लिए जिन लोगों के पास, और ये इंडिया में नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं कि एक इंडियन लड़का है, अहमदाबाद का लड़का था, ठीक है, उसने यूएसए के अंदर, यूएसए का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका एक डमी साइट बनाया था, जिसमें यूएसए के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे वो सबको भी अपने जो फ्रॉड था उसके अंदर इन्वॉल्व किया था। और वो यूएसए के अंदर जो भी एसएससी थे, सिटीजन थे, उसको लीगल नोटिस भेजता था। यूएसए का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और आपको इतना डॉलर चुकाना है, ठीक है, विद इन टाइम लिमिट आप चुका दीजिए, नहीं तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाएगा। वहां पे भी रेड हो सकता है, समझ में, दरोड़ा पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में लोग इनकम टैक्स के नाम से कैसे डरते हैं, वैसे यूएसए में भी डरते हैं। ठीक है, और ऐसा नोटिस सर्व कर करके यूएसए के अंदर उसने करोड़ों रुपीस अर्न किया है। कितना? करोड़ों रुपीस। ठीक है, 200, 300, 400 करोड़, छोटी अमाउंट नहीं। अब आप ऐसा सोचिएगा कि यूएसए का इतना डेवलप इकोनॉमी है, वहां पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना ज्यादा है, ठीक है, फिर भी वहां पे जाके एक इंडियन लड़के ने क्या किया, इतना बड़ा फ्रॉड एग्जीक्यूट कर दिया। वहां पे लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो खुद, ठीक है, जो टेक्नो ब्रेन होते हैं, ठीक है, वो खुद बना लेते हैं क्रेडिट कार्ड, उसका चिप, ठीक है, और यूज कर लेते हैं। 20,000 30,000 यूज किया, फेंक देने का, ठीक है, वो ढूंढता ही रहेगा भाई किसने यूज किया। समझ में आया? ठीक है, तो है कुछ टेक्नो ब्रांड्स ऐसे है बच्चों। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्री, वडोदरा का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, टेक्नो ब्रांड माना जाता था उसको।
यूएसए के पहले इंडिया के अंदर जिस तरीके से फेयर होते हैं इंडस्ट्री के, ठीक है, बाहर की कंट्री के सब इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, वैसे जब इनिशियल स्टेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो टेक्नोलॉजी में फॉरेन कंट्रीज आगे थी, ठीक है। तो वो जब कोई मशीनरीज बनाती थी तो इंजीनियर्स को इनवाइट करती थी वर्ल्ड वाइड के आप आइए, ये हमने मशीनरीज बनाया है, उसको देखिए और आप अपनी इंडस्ट्री के लिए उसे परचेज कीजिए, उससे आपको प्रोडक्शन में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वो जो पर्सन था वो उतना टेक्नो ब्रेन था कि वो जब कोई मशीनरी को देखता था तो उसका इमेज स्कैन हो जाता था उसके माइंड में, ठीक है, और इंडिया में आके ऐसा ही मशीनरी बना देता था, ठीक है, और प्लांट सेटअप कर देता था। ऐसा 2 बार हुआ। जर्मनी वाले सोचते रह गए कि यार ये हमने मशीनरी बनाया इंडिया में तो यानी किसी ने प्रोडक्शन कौन कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि ये बंदे को हमने बुलाया था, ठीक है, तो इसने तो ऐसा मशीनरी इंडिया में बना दिया है। उसके बाद उसको परमानेंटली बैन कर दिया। जर्मनी में फेयर होता था तो उसको इनवाइट ही नहीं करते थे कि डेंजर आदमी है, समझ में। मशीन देखता है तो पूरा वर्किंग उसके दिमाग में क्या हो जाता है, स्कैन हो जाता है, समझ में, ठीक है। तो ऐसे भी पर्सन होते हैं, समझ में, ठीक है। चलिए, तो सेकंड हो गया फाइनेंसर का। तीसरा है इन्वेस्टर। ध्यान से समझिए, इन्वेस्टर दैट मीन शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट, वो सब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट को लिक्विडिटी पोजीशन भी देखना होता है, उनको कैपिटल स्ट्रक्चर का भी पोजीशन मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट का एफिशिएंसी किससे पता चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी से पता चलता है, ठीक है। इवन जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको भी खुश रखना होता है। आप देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर करती है, बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है, ठीक है, इन्वेस्टरों को खुश रखने के लिए वो सब किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट है वो लिक्विडिटी रेशियोज भी स्टडी करता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी स्टडी करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज भी स्टडी करता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बच्चों इतना सारा क्लासिफिकेशन है, बट उसमें आप देखिए सर्टेन रेशियोज ऐसे है जो हर एक जगह पे यूज होता है। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब लर्निंग का फेस होता है तो लोग क्या करते हैं, जस्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन याद रखते हैं। बट मेरा एक सजेशन है आपको, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्या लिखा था आपने, यस बच्चों, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज हो गया। याद रहेगा चारों क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, इंपोर्टेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट क्या आया, यूजर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। यस, कोई डाउट है अब तक का जो भी डिस्कशन हुआ उसमें? कोई डाउट नहीं है? अब कल पूछूंगा तो याद रहेगा 100%? यस। जो साइंस ऐसा कहता है कि हमारा ब्रेन 2% या 3% ही वर्क करता है। जो ब्रिलियंट आदमी थे आइंस्टाइन, उसका 9% या 10% काम करता था। न्यूटन था, उसका भी 9% या 11% काम करता था, ठीक है। बाकी जो एवरेज पर्सन है उसका 2-3% ही क्या होता है, यूज होता है, ऐसा साइंस कहता है। हमने तो कभी मेजर नहीं किया, बट ये चीज फैक्ट है, ठीक है, कि हमारा जो ब्रेन है उसका कैपेसिटी जितना एक्सपांड करोगे उतना बेहतर रहेगा। और जो याद नहीं रहता है, ध्यान से सुनिए, जो याद नहीं रहता है उसका सबसे मेन रीजन क्या है मालूम है? आप जो स्टडी करते हैं ना वो प्रॉपर सर्कल में नहीं करते। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम मत दीजिए। पूरे दिन में मेरा आपको एक सजेशन है, मैं जो आपको फॉर्मूला देता हूं वो अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो नहीं याद रहता, वो प्रॉब्लम आपका रिमूव हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। आपका जो माइंड है ना उसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, आप यानी डायरेक्ट कीजिए कि भाई कोई भी सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ता हूं तो मुझे याद रहता है, ठीक है। मेरा हमेशा ये एफर्ट रहेगा कि मैं सब्जेक्ट के प्रति आपको फेवर कर दूं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इजी है, अकाउंट्स इजी है, ये मेरा एक एफर्ट रहेगा। अगर वो एफर्ट में मैं सक्सेसफुल हो गया तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपका माइंड। और जो पढ़ाई करने का तरीका है वो सिंपल क्या है, आप ये चीज हमेशा याद कीजिए, आपने पूरे दिन में जो पढ़ाई किया है उसको रात को सोने से पहले जस्ट 15 मिनट्स रिकॉल कीजिए। रिकॉलिंग मीन्स आपका अभी तो
जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस आ गए इसके लिए एडवांस हो गए, ठीक है। बट हम लोग जब कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट किया था ना, तो क्या होता था मालूम है, वर्ड के अंदर हम टाइप करते थे और सडनली लाइट चली जाती थी, तो जितना भी टाइप किया था वो सब चला जाता था, क्योंकि वहां पे थोड़ा लिखने के बाद कंट्रोल एस करना पड़ता था, ठीक है। कंट्रोल एस दैट मींस सेव। अभी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटो सेव आ गया है, समझ में आ, बट पहले ऐसा नहीं था। कंट्रोल एस क्या था, कंट्रोल एस दैट मींस सेव का बटन आपको यूज करना पड़ता था, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर के अंदर एक पेज टाइप किया बट कंट्रोल एस नहीं किया और लाइट चली गई, तो क्या होगा, वो जो लिखा हुआ है वो पूरा चला जाएगा। तो कंट्रोल एस का फंक्शन जो कंप्यूटर में है, वैसे ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कंट्रोल एस क्या है, रिकॉलिंग। रिकॉलिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। और मैं लिखा क्यों रहा हूं, इंटरप्रिटेशन। अगर आप आज की तारीख में 1 से 100 काउंट करके लिखना शुरू करेंगे ना, तो एक के बाद दो लिखना नहीं पड़ेगा, यानी याद नहीं करना पड़ेगा। 1 2 3 याद नहीं करोगे तो भी आपका हैंड 1 से 100 इजिली लिख देगा। क्यों, क्योंकि उतना आपने प्रैक्टिस किया हुआ, ठीक है। तो रिकॉलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। आपने पूरे दिन के अंदर जो पढ़ा है ना, रात को जस्ट 15 मिनट्स उसको रिकॉल कीजिए कि आज एफएम का लेक्चर था, सर ने क्या करवाया, या तो आज मैंने 5 सम्स किए उसमें नया पॉइंट क्या था, आज अगर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रोविजन पढ़ा है, वो जस्ट रिकॉल कीजिए। अगर नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो चेक कर लीजिए, नोटबुक बाजू में ही रखिए और उसके बाद ही आप सो जाइए। अगर आपने रिकॉलिंग किया तो क्या होगा, वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जितनी बार रिकॉलिंग करोगे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, वो आपको परमानेंटली, जब तक आपने रिकॉलिंग नहीं किया ना तब तक वो मेमोराइज नहीं होगा। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो सब जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से ही काम करता है, उसके हिसाब से ही काम करता है। और जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने ये सब चीजें बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमेशा याद कीजिए, जो मंडे से सैटरडे तक आपने लर्न किया है उसको संडे आप रिवाइज कीजिए। पूरे महीने में आपने जो लर्न किया हुआ है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर रिवाइज कर दीजिए। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपने जो जनवरी में पढ़ा है वो जून तक 6 से 7 बार रिवाइज हो जाएगा। तो अब 6 बार रिवाइज हो गया है तो पढ़ना नहीं, आप पन्ना खोलोगे तो सब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। बट जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिसके पास ज्यादा टाइम होता है वो ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, ठीक है। जब कम टाइम होता है ना तब उसका यूटिलाइजेशन, तो प्लानिंग बहुत मैटर करता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप हमेशा कीजिएगा, ठीक है। अभी 11:28 हुआ है, ठीक है, हम फर्स्ट लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आप ब्रेक ले लीजिए 10-15 मिनट का, उसके बाद सेकंड लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, बच्चों 10 मिनट का ब्रेक है, आप 10 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।